हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी को लेकर काफी रिमार्क्स में काफी बार बोला गया था, विवेक भाई आईआरसीटीसी की एक वीडियो बनाओ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर से काफी नीचे आ चुका है और पिछले 2 दिनों से ये कुछ न्यूज की सुर्खियों में भी है। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। जो भी डिसीजन लेना है आपने लेना है। मेरी तरफ से यहाँ पर जो आपको हेल्प है वो बिजनेस को समझने में है, फंडामेंटल्स को समझने में और टेक्निकल को समझने में। डिसीजन आपका है। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अगर हम एक बार बिजनेस की बात करें कि आईआरसीटीसी का मेन बिजनेस क्या है। द कंपनी फुल नेम इज इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका जो मेन बिजनेस है और इसको जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि इंडियन रेलवे का मेन काम होना चाहिए ट्रेन को रन करना, और उससे अलग जितनी भी एंसिलरी सर्विसेज हैं वो सब यहाँ पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन को दिया जाए। तो इसके मेन 2 बिजनेस हैं। एक ऑनलाइन टिकटिंग में यहाँ पर हेल्प करना। ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर हम ऑल ओवर इंडिया कहीं से कहीं भी अगर हमें जाना है इंडियन रेलवे के थ्रू, तो यहाँ पर हम ऑनलाइन टिकट यहाँ पर बुक कर सकते हैं, जिसके लिए एक छोटा सा सरचार्ज वो लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी वाला प्लेटफॉर्म है कि एक बार उन्होंने सारे सर्वर्स और सारे सिस्टम्स बना दिए, सारे सॉफ्टवेयर्स हार्डवेयर जितने भी लगाने थे लगा दिए, उसके बाद जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा, जितनी ज्यादा बुकिंग होगी यहाँ पर, उतना उनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो पर पैसेंजर बहुत ज्यादा पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन इनके लिए अच्छी खासी रेवेन्यू बन जाती है। सेकंड, जितना भी ट्रेन में यहाँ पर फूड सर्विसेज दी जाती हैं आज की डेट में, वो आईआरसीटीसी के अंडर में आती हैं। तो ये एक इस तरह का ग्रोइंग बिजनेस है, क्योंकि जिस तरीके से पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोगों को ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, इवन दो थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े, तो यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा स्कोप निकल कर आता है। और इंडियन रेलवे वर्ल्ड के सबसे बड़े रेलवे में से एक है और 140 करोड़ पॉपुलेशन वाली कंट्री में यहाँ पर हैं। और फास्ट ट्रेन्स यहाँ पर चलनी शुरू हो रही हैं, जैसे तेजस है या फिर वंदे भारत है, और फिर अभी बुलेट ट्रेन भी आएगी। शायद उसमें भी कैटरिंग का जो काम मिलेगा वो इन्हीं को मिलेगा। तो दिस इज एक्सपेक्टेड। और एक बार सुपर ट्रेन जो बुलेट ट्रेन है जापान के साथ जो एसोसिएशन में इंडिया में बन रही है, अहमदाबाद से मुंबई तक, एक बार ये स्टार्ट हो जाए, ये सक्सेसफुल हो जाए, तो जिस तरीके से मेट्रो रेल का सभी सिटीज में एक जाल सा बिछना शुरू हो रहा है, मेरा मानना यह है अगले 20-30 सालों में बुलेट ट्रेन का इस तरह से ऑल ओवर इंडिया जाल सा बिछ जाएगा। तो यहाँ पर फैसिलिटीज अच्छी होंगी। बिजनेस इज ए ग्रोइंग बिजनेस एंड दिस इज ए मोनोपोली। लेकिन पिछले 2 दिन में जो यहाँ पर एक न्यूज आई है वो इस मोनोपोली के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये मोनोपोली कब तक चलेगी। वो यहाँ पर न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी दैट आईआरसीटीसी ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दी है कि जो इनसे टेंडर, जो इनको लैंड अलॉट की गई थी, जो साइट्स अलॉट की गई थी, वहां पर आईआरसीटीसी न्यू फूड कोर्ट्स ओपन करने में अनेबल थे। तो इंडियन रेलवे ने क्या कहा? इंडियन रेलवे ने जो जोनल रेलवे है उनको ऑर्डर्स दिए कि आप बना लो, क्योंकि आईआरसीटीसी ने विद इन द टाइमलाइन वहां पर अपने लाउंजेस या फिर फूड कोर्ट्स, जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, वो ओपन नहीं किए। तो यहां पर ये एक मेन पॉइंट है। पूरी डिटेल यहां पर लिखी हुई है, अगर आप न्यूज पर सर्च करोगे, जैसे सेटिंग अप ऑफ फूड प्लाजा, food units, multi-cuisine restaurants by zonal railway at the vacant non-utilized space available at railway station. References have been received from zonal railway seeking permission to operate major static units, food plaza, fast food units and multi-cuisine restaurants, in view of the fact that many spaces allotted to IRCTC have continued to remain vacant, thus leading to a non-provision of passenger service and loss of railway revenue, the order stated. तो एक ये order निकाला गया। The order dated March 8 has given permission to 17 zonal railway to use vacant spaces at station for such units. तो यहाँ पर कुछ sites रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड की गई थी आईआरसीटीसी को, लेकिन आईआरसीटीसी ने उन जगहों पर रेस्टोरेंट्स नहीं खोले, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट्स नहीं खोले, फास्ट फूड चेन्स नहीं ओपन की,
जिसकी वजह से रेलवे को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए रेलवे ने ये काम जोनल रेलवेज को दे दिया है। अब यहां पर आईआरसीटीसी ने एक क्लैरिफिकेशन रेज की है और बोला है कि शायद दोबारा से इस बारे में सोच लो। एक रिक्वेस्ट डाली, आईआरसीटीसी रिक्वेस्ट इंडियन रेलवेज टू रिकंसीडर सेटिंग अप फूड प्लाजा एट स्टेशंस। यहां पर 75 से यहां पर 300 के आसपास फूड प्लाजा हैं जो आईआरसीटीसी ऑपरेट करती हैं, एंड 75 आर एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज्ड इन कमिंग मंथ्स। लेकिन एक बड़ा सा नंबर है जो इन्होंने साइट्स वापस की हैं, 40 के आसपास इन्होंने साइट्स वापस की हैं, जो डिटेल में यहां पर नीचे कहीं लिखा हुआ था। यस, सोर्सेज सेड दैट आईआरसीटीसी हैज रिटर्न्ड अबाउट 40 फूड प्लाजा साइट्स टू रेलवेज ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेशन बाय बिडिंग ओइंग टू पुअर फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। तो यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस बात को ध्यान से समझना। आईआरसीटीसी ने इन 40 साइट्स को क्यों वापस किया? क्योंकि आईआरसीटीसी के हिसाब से यहां पर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी नहीं है। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि जितनी रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट करेंगे उतनी रेवेन्यू वहां से नहीं आएगी, और जितना हमारा खर्च आएगा वहां अपनी फास्ट फूड चेन को एस्टेब्लिश करने में, रेस्टोरेंट्स को ओपन करने में, उतना ज्यादा वहां से रेवेन्यू नहीं आएगा। तो ये एक प्रॉफिट मेकिंग वेंचर नहीं रहेगा इन 40 साइट्स पर। लेकिन इन 40 साइट्स पर नहीं लगाने का रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि इंडियन रेलवे अब बाकी सारा काम भी इनसे लेने के लिए ऑर्डर पास कर रहे हैं कि हम आपसे कराएंगे ही नहीं, हम अपने आप से करा लेंगे। जो जोनल ऑफिसेस हैं वो अपने आप से इस काम को कर लेंगे। तो या तो सारा का सारा टेंडर लो, सारे के सारे रेलवे स्टेशन के ऊपर आप फास्ट फूड चेन खोलो, बाकी सारे काम करो। और अगर आपने उनमें से जो फिजिबिलिटी वाले नहीं थे, जो अच्छी फिजिबिलिटी नहीं रखते थे, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, कमर्शियलाइजेशन जहां पर अच्छा नहीं हो सकता था, अगर उनको वापस दिया तो आपको बाकी से भी वहां पर हाथ धोना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कर सकता आईआरसीटीसी कि जो अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स हैं वहां पर ओपन करें और बाकी नहीं ओपन करें। क्योंकि इंडियन रेलवे की जब बात आती है तो ऐसा नहीं कर सकते कि जो बिग सिटीज हैं सिर्फ वहां पर बनाएंगे, जो थोड़ी सी छोटी, तो फिर अदरवाइज यहां पर ग्रोथ कैसे होगी? और तो यहां ये मोनोपोली के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। जो इनकी हाई ग्रोथ और नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि आने वाले टाइम में हो सकता है जिस पर्टिकुलर स्पॉट पर कम प्रॉफिट आए या थोड़ा सा लॉस मेकिंग भी हो, वहां पर भी इनको काम करना पड़े। तो यहां मोनोपोली है, बिजनेस ग्रोइंग है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग है, पर कैपिटा इनकम ग्रोइंग है, पीपल वांट मोर एंड बेटर सर्विसेज इवन दो दे हैव टू पे अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा, दे आर ओके विद दिस। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ये मोनोपोली कब तक चलेगी किसी को नहीं पता, नहीं कहा जा सकता। दूसरा, यहां पर अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो जो सबसे पहले और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर मुझे नजर आती है वो आती है पीई रेशो की। दिस इज 111 पीई फॉर ए गवर्नमेंट कंपनी। तो यहां पर 111 पीई, इवन दो मोनोपोली, लेकिन मोनोपोली के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। तो यहां ये एक क्वेश्चन मार्क है। और ये 111 का पीई कब है, इतना हाई पीई कब है? जब हाईएस्ट एवर इनका नेट प्रॉफिट है। अगर ये हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट नहीं होता, यहां पर अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर नेट प्रॉफिट देखोगे, देन दिस इज 514। तो आप एक बात समझो, यहां पर पूरी कंपनी कितने की है? 61,000 करोड़ की है, एंड नेट प्रॉफिट पूरी कंपनी का कितना है? जस्ट 554। 554 इज मींस ये टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 1% से भी कम नेट प्रॉफिट है, यानी कि 100 से ज्यादा पीई है। और ये कब है? जब हाईएस्ट एवर यहां पर नेट प्रॉफिट है। कई बार क्या होता है कि सपोज पुराने टाइम में, पिछले 2 साल पहले हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट 2000 करोड़ था, उसके बाद मार्केट खराब हुई। मार्केट खराब होने के बाद में यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो गई, और प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होने की वजह से पीई रेशो ज्यादा हो गया। यहां पर दो चीजों को ध्यान से समझना, पीई रेशो ज्यादा किस केसेस में होते हैं? या तो पीई रेशो ओवर वैल्यूएशन से ज्यादा हो जाए, या फिर ड्यूरिंग सम बिकॉज ऑफ सम इवेंट ड्यूरिंग ए लिटिल ए पर्टिकुलर पीरियड, अगर नेट प्रॉफिट यहां पर कम हो जाए उसकी वजह से पीई रेशो ज्यादा हो जाता है। तो अगर यहां पर ये इससे पहले नेट प्रॉफिट कितना था? 513 था। अगर पेंडेमिक की वजह से ये नेट प्रॉफिट सिर्फ 100 रह जाता, उसकी वजह से ये पीई रेशो बढ़ जाता, तो हमें पता होता कि जैसे ही पेंडेमिक खत्म होगा ये नेट प्रॉफिट वापस से आएगा और पीई रेशो इतना नहीं रहेगा जितना अब है। लेकिन अभी जो ये पीई रेशो है ये हाईएस्ट एवर है। और हाईएस्ट एवर कब है? जब हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। तो ये एक का अच्छा, ये 111 का पीई भी कब है? जब जब शेयर प्राइस यहां पर टॉप बनाया था इसने 1200
1278 से नीचे आकर 768 रह गया है। तो यहां एक बात अपने आप से समझ में आ जानी चाहिए थी कि जब ये 1274 है और अभी प्राइस 768 होने के बाद में 111 है, तो इसकी अगर मैं कैलकुलेशन करके बताऊं, मैं आपको समझाना चाहता हूं ये बात कि किस तरीके से करते हैं। 111 इज द पीई नाउ, और अगर इसको डिवाइड करें 768 से और इसको मल्टीप्लाई करें जो इसका हाईएस्ट एवर प्राइस था 1274, तो जब 1274 प्राइस था तब इसका कितना पीई था? 184 का पीई था फॉर ए सरकारी कंपनी, यानी कि जितनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका 0.5% एक साल का प्रॉफिट है। तो ये वैल्यूएशन कभी भी सस्टेनेबल मोड में नहीं रहते, चाहे जितनी मर्जी अच्छी ग्रोथ हो। इतने हाई वैल्यूएशन तो बजाज फाइनेंस के भी नहीं रहे, आयशर मोटर्स के भी नहीं रहे, पेज इंडस्ट्रीज के भी नहीं रहे, जिनका अभी भी नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ते हुए आता है। और वहां पर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, लेकिन उनका ब्रांड वैल्यू इतना है कि वो लगातार इंक्रीमेंटल मोड में रहते हैं, उनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ती रहती है। तो एक तो ये पॉइंट है। तो ये जो वैल्यूएशन है ये समझ से बाहर है। अगर इस वैल्यूएशन से अलग बात करें कि कंपनी के पास ग्रोथ है क्या, कंपनी के पास ग्रोथ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाईएस्ट एवर इनका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर इनका ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट है। तो यहां किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। आगे चल के ग्रोथ भी नजर आती है। रेलवे स्टेशन बहुत ज्यादा हैं, बहुत अभी गरीबी है, धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी, लेकिन ये ग्रेजुअल ग्रोथ आएगी, ये एक ही दिन में ग्रोथ नहीं आने वाली है। तो इस बात को भी ध्यान से समझना। 111 का पीई रेशियो आफ्टर दिस फॉल ये सस्टेनेबल मुझे यहां भी नजर नहीं आता। उसके बाद में अगर हम यहां पर एसेट्स की बात करने लगे तो कंपनी के पास एसेट्स के रूप में है क्या? कंपनी के पास 329 करोड़ की फिक्स्ड एसेट्स हैं और उससे अलग सिर्फ और सिर्फ ये इनके पास 2000 करोड़ का कैश है। इससे अलग क्या एसेट्स हैं? इससे अलग इनके पास कुछ भी एसेट्स नहीं है। जहां तक बात करें अदर एसेट्स हैं 547, मैं कहता हूं 2500 करोड़ की एसेट्स होगी। टोटल बैलेंस शीट ही इनकी कितनी है? 3369 करोड़ की तो पूरी बैलेंस शीट है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 61,000 करोड़। 3000 करोड़ के एसेट्स के अगेंस्ट 61,000 करोड़ की बैलेंस शीट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मोनोपोली है। मोनोपोली के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लग चुका है। तो यहां इस बात को समझने की जरूरत है। उसके बाद में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करने लगे तो यहां एक पॉइंट है। जब भी पिछले कुछ टाइम में इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी से शेयर होल्डिंग कम की है, उसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट या तो डीआईआई ने परचेज किया है या एफआईआई ने परचेज किया। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जब प्रोमोटर मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इनकी हिस्सेदारी है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 87.40% की हिस्सेदारी है, इससे इन्होंने कम किया 20% हिस्सेदारी। तो ये 20% हिस्सेदारी एफआईआई ने यहां पर तो परचेज की, डीआईआई ने यहां पर परचेज की, और बचा हुआ पोर्शन कहां पर आया? पब्लिक के पास आया। बट उसके बाद में इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम क्या हुआ यहां पर कि ये हिस्सेदारी, अगर आप बाद में देखो आफ्टर 1 ईयर, जो एफआईआई के पास 8.38% हिस्सेदारी थी वो 7.06 रह गई, जो डीआईआई के पास 7.67% हिस्सेदारी थी वो 4.69 रह गई, एंड पब्लिक के पास यहां पर 20% हिस्सेदारी आ गई, जो हाईएस्ट एवर है। आप ये बात ध्यान से समझो, ये हाईएस्ट एवर है। तो जितना माल एक्चुअल में यहां पर प्रोमोटर्स ने निकाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला अब से 1 साल पहले, वो फाइनली किसके पास शिफ्ट हो गया? उसका 10% तो एफआईआई के पास रहा, एफआईआई एंड डीआईआई के पास रहा, और बचा हुआ 10% पब्लिक के पास आ गया। लेकिन जनरली जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टेक निकालती है उसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट एफआईआई डीआईआई के पास चला जाता है। तो यहां पर ये चीज पब्लिक के पास शिफ्ट होती हुई नजर आती है। तो ये एक फर्दर कंसर्न है। अब टेक्निकल्स की बात करते हैं। टेक्निकल्स में इसने हाई बनाया 1274 का, 1274 से ये नीचे आ चुका है, शेयर प्राइस काफी नीचे आ चुका है, दिस इज 40% डाउन। लेकिन ये 40% डाउन में से एक मेजॉरिटी ऑफ पार्ट तो विद इन 3-4 डेज ही इनका वापस आ गया था 38%। सो इसी सपोर्ट को लेकर ये लगातार चल रहा था, लेकिन हाल फिलहाल में ये सपोर्ट इनकी टूट चुकी है। तो यहां पर जो एक ग्रेट सपोर्ट बनी हुई थी, यहां पर बार बार ये सपोर्ट लेता था, दिस सपोर्ट हैज बीन ब्रोकन। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में मैं हमेशा कहता हूं कि जिस कैंडल से सपोर्ट ब्रेक होती हो, अगर उसके नीचे जाकर एक बार ट्रेड नहीं करता, जो लोएस्ट लो होता है, यानी कि इस कैंडल के केस में दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो लोएस्ट लो है, अगर इसके नीचे जाकर ट्रेड नहीं करता तो ये वैलिड नहीं माना जाता। लेकिन उसके बाद ऊपर गया, कोशिश की, फिर स्पीड से उसके नीचे आया और उसके नीचे आकर ट्रेड करने लगा। तो यहां पर ये सपोर्ट तो टूट चुकी है, लेकिन यहां ये रेसिस्टेंस जरूर बन गया है। तो अब जब तक ये रेसिस्टेंस, फर्स्ट रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ को ब्रेक नहीं करता और रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद में उसके बाद ऊपर जाना शुरू नहीं करता, तब तक यहां पर ये फॉल कंटिन्यू रह सकता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम इसको यहां से पूरा हटा
हटा दें और सिंपल एक सपोर्ट वाली लाइन ले लें, तो ये सपोर्ट ये थी। और उसके बाद में जो अभी सपोर्ट इसने एक छोटी सी सपोर्ट ली है वो ये सपोर्ट है, जहां पर इसने ऊपर जाकर यहां सपोर्ट ली थी। सो दिस इज ए रेंज, और ये रेंज एक सपोर्ट की रेंज है। अब ये इस सपोर्ट की रेंज में चल रहा है। मेरा मानना ये है, क्योंकि जब ऑपरेटर ने इसको लेकर चलना शुरू किया था इस स्टॉक को, तो उसने बाइंग शुरू की थी यहां से, और ये ऊपर जाना, जो स्पीड से ऊपर जाना शुरू किया था वो ये वाला रेजिस्टेंस तोड़कर इस रेंज से जब इसने निकलना शुरू किया था तब ऊपर जाना शुरू किया था। सो ये जो रेंज है, ये रेंज से ये स्टॉक नीचे आना ऑलमोस्ट तय है कि ये ऊपर की तरफ को सस्टेन नहीं कर पाएगा और नीचे आते हुए इस रेंज में आकर ये फंस जाएगा। इस रेंज में आने के बाद यहां पर एक अच्छी खासी सपोर्ट है और यहां पर बाइंग बनती है। मेरा मानना यह है, इससे पहले यहां पर इस स्टॉक में बाइंग नहीं बनती। अब पॉइंट ये आता है कि अगर किसी के पास पहले से हैं तो क्या करें। तो अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट में है, तो नुकसान में सेल करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास होते तो मैं नुकसान में सेल नहीं करता, लेकिन यहां पर और बाइंग करता क्या, यहां पर बाइंग नहीं करना बनता। यहां पर हमारी बाइंग बनती है 500 की रेंज में, 500 से लेकर 550 की रेंज में यहां पर बाइंग करनी बनती है। एक और पॉइंट है, जैसे ये 768 से 500 की रेंज में आ जाएगा तो ऑलमोस्ट 1/3 और डाउन आ जाएगा करंट प्राइस से, और अगर 1/3 करंट प्राइस से डाउन आता है तो जो ये पी रेशो है 111 का, ये कम होकर 80 के आसपास आ जाएगा। और अगर क्वार्टरली प्रॉफिट और इंक्रीज होकर आ गए ड्यूरिंग दिस पीरियड नेक्स्ट 3 मंथ्स में, एक तो मार्च के आएंगे, एक उसके बाद जून के आएंगे, अगर ऊपर आ गए तो यहां पर नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो ये एक कंफर्टेबल 50 के रेंज में पी रेशो आ सकता है। वहां पर खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी टेक्निकल्स भी मना कर रहे हैं, फंडामेंटल्स वैल्यूएशन के बेस पर मना कर रहे हैं, और यहां पर जो इसके बिजनेस को लेकर एक सॉलिड इसके पास मोनोपोली थी वहां क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, वहां ग्रोथ पोटेंशियल को लेकर क्वेश्चन मार्क हैं कि या तो नॉन प्रॉफिटेबिलिटी वाली साइड पर भी अपने रेस्टोरेंट्स बनाओ, अदरवाइज हम सारा काम आपसे ले सकते हैं। तो यहां तीनों चीजों में क्वेश्चन मार्क है। जब तीनों पॉइंट को लेकर क्वेश्चन मार्क हो, वहां पर एग्जिस्टिंग पोजीशन को हम ना निकालें, लॉस में ना निकालें, लेकिन नया खरीदना नहीं बनता, और नीचे आने की संभावना यहां पर बहुत ज्यादा है, ऐसा मेरा मानना है। आप अपने हिसाब से यहां पर सीख कर ट्रेड करेंगे, मेरे कहने से तो यहां पर सारे पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।